हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा चलाई जाने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में जो किताबें चलती हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसका हम लोग आज इतिहास का दूसरा चैप्टर जो हमारी किताब कक्षा 6 की है उसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में। सबसे पहले हम लोग सिंपली जान लेते हैं कि पाषाण क्या होता है। पाषाण उसे कहते हैं जो पत्थर होते हैं, उसको हम पाषाण कह सकते हैं। ठीक, यानी कि पत्थरों को हम पाषाण कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है और इसके कैसे कैसे प्रश्न हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कौन सी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? मानव विकास की। और इस विकास की प्रक्रिया की जानकारी हमको जो देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मानव शास्त्रीय कहते हैं। ठीक, सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव की सभ्यता का विकास हुआ। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? मानव शास्त्रियों के द्वारा मिलती है। इस मानव शास्त्री के द्वारा जो जानकारी प्राप्त की जाती है उसको हम इतिहास का पाषाणकालीन संस्कृति कह सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल, ठीक, पाषाण अर्थात पत्थर का काल, अर्थात ऐसा समय जिस समय पत्थरों के औजारों, हथियारों, गुफाओं, यानी कि मानव के जीवन में पत्थर एक अहम भूमिका जब रखते थे तब उसको हम पाषाणकालीन सभ्यता का कह सकते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। मानव अपनी रक्षा, अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही अधिक उपयोग करता था। ठीक, किसका उपयोग करता था? पत्थरों का उपयोग करता था। ठीक, पत्थर से बने औजार को समय समय में परिवर्तन हुए। जो पत्थर के औजार बनाता था मानव, उसमें समय समय में परिवर्तन होता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय मानव इतना जानकार व्यक्ति तो था नहीं कि उसको एकदम नुकीले, धारदार और अच्छे प्रकार के जो औजार बनाते थे वो अच्छे प्रकार के बनाते हों। नहीं, वो बस खाली एक सहायक सामग्री के रूप में पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक, इसलिए जो औजार थे वो बेडौल थे, उनका कोई आकार निश्चित नहीं था। चलिए आगे देख लेते हैं। इसे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, पाषाण काल को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। ये 3 प्रकार के जो काल है वो बांटे गए हैं, वो मानव शास्त्रियों के अनुसार बांटे गए हैं। मानव ने अपने अध्ययन क्रम को सरल बनाने के लिए इनको 3 भागों में बांटा है। इसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में जानते हैं। चलिए हम लोग पहले नंबर का बात कर लेते हैं, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा से जो पॉइंट हमने कलेक्ट किए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उसको देख लेते हैं। पुरा पाषाण काल में मानव सबसे पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन बन सकता है कि पुरा पाषाण काल के मानव कहाँ रहते थे? तो ना वो गुफाओं में रहते थे, ना वो वृक्षों पे रहते थे, वो सीधे सीधे क्या करते थे? झीलों के पास या खुले आसमान के नीचे रहते थे। ठीक, यह पत्थरों और औजारों से पशुओं का शिकार करते थे। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? ये किससे शिकार करते थे? ये पत्थरों और औजारों से पशुओं का शिकार करते थे। यानी कि मानव अगर भूखा होगा तो शिकार करेगा, भोजन करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ों का प्राप्त करेगा। अपने आप को बचाने के लिए भी जंगली जानवरों से पत्थरों का वो प्रयोग करते थे, औजार बनाते थे। ठीक, इस युग के जो पत्थर थे वो सुडौल नहीं थे, मतलब अच्छे किस्म के नहीं थे। कह सकते हैं कि उसमें धार वगैरह नहीं थी। ठीक, वो भौंडी आकृति के थे, मतलब उनका आकार निश्चित न होने के कारण उनको भौंडी आकृति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भौंडी आकृति के जो पत्थर के औजार प्राप्त हुए वो कौन से पुरा स्थल काल से मिले थे? तो पुरा पाषाण काल से मिले थे। ठीक, अगले देख लेते हैं। शिकार से प्राप्त मांस का वो भोजन करते थे। अब वो शिकार करते थे जानवरों का तो मांस प्राप्त करते थे। ठीक, सिंपल देख लिया जाए तो पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो शिकार पर और जंगलों के कंद मूल फलों पर निर्भर करता था। उसी से वो अपना जीवन व्यतीत करता था। कंद मूल खाता था तो वो अपना जीवन व्यतीत करता था। मांस की आवश्यकता पड़ती थी अथवा जानवरों को मारने के लिए तो मांस जो प्राप्त करते थे वो
पुरापाषाण काल के जो औजार थे, जो बेडौल थे, भौरी आकृति के थे, उसी से उसका शिकार करते थे और अपनी जीवन यापन करते थे। थोड़े समय के बाद मानव गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। ठीक, कहाँ रहना प्रारंभ कर दिया? वो गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया कुछ समय के पश्चात। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जंदी है। अब मानव खुले आसमान के नीचे रहता होगा, ठीक, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे रहता होगा, तो जब आंधी आती होगी, तूफान आते होंगे, वर्षा आती होगी, तो उनको एहसास होता होगा शारीरिक पीड़ा की। जब शारीरिक पीड़ा जो होती है वो मनुष्य के आविष्कार को उत्पादित करती है। अब मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, अगर वो मनुष्य है तो डेफिनेटली उसके अंदर थोड़ी बुद्धि तो होगी ही। पहले का आदि मानव भी इतना भी जानवर की भांति था, लेकिन कुछ ना कुछ तो बुद्धि उसके अंदर रही होगी ना, तभी ना वो खुले आसमान से हटकर गुफाओं में रहना प्रारंभ कर देता है। यानी कि जब उसको आवश्यकता हुई होगी तो वो गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक, उसके बाद शिकार की खोज में लगातार घूमता रहता था। दूसरा पॉइंट क्या है? पुरापाषाण काल का जो मानव था वो शिकार की खोज में घूमता रहता था। इस प्रकार वो कोई स्थायी आवास नहीं होता था। जब मानव एक स्थान से दूसरी स्थान पे अपने भोजन के लिए घूमेगा, शिकार के लिए घूमेगा, तो एक स्थान पे वो रुक ही नहीं पाएगा। इसलिए पुरापाषाण काल का जो मानव था वो अस्थायी था, वो किसी एक निश्चित जगह पे नहीं रहता था। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं पुरापाषाण काल में मानव को आग की जानकारी प्राप्त हुई। ठीक, आग की जानकारी प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई ये भी जान लेते हैं। मान लीजिए कि दो पत्थर उन्होंने लिया औजार बनाने के लिए। औजार बनाने के लिए वो पत्थर को पत्थर से पीट रहे हैं, तो चिंगारी तो उत्पन्न होगी ही होगी। जब चिंगारी उत्पन्न होगी तो उससे वो आग का आविष्कार हुआ। कह सकते हैं कि आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में हुई थी। ठीक, इसमें दिया हुआ है पॉइंट, औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर चोट करते थे, चिंगारी निकलती थी और उससे आग का जानकारी प्राप्त हुई उनको। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? साथ ही साथ उन्होंने जो मृतक थे, यानी कि जो आदमी मर जाता था, ठीक, उसको वो कब्र में दफनाते थे। कब्र की जानकारी भी हमको पुरापाषाण काल से ही मिलती है। ठीक, अगले देख लेते हैं पॉइंट क्या है। पुरापाषाण की आखिरी दौर में उन्होंने चित्र बनाना भी सीख लिया था, क्योंकि पुरापाषाण काल की जो गुफाएं मिली हैं उसमें चित्र बने हुए मिले हैं। अर्थात वो अपने मनोरंजन के लिए चित्रों का भी प्रयोग कर लिया करते थे। ठीक, उस समय गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। चित्रों में शिकार के सदृश बनाए गए हैं। अब एक व्यक्ति कैसे शिकार करता है इसकी जानकारी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए शायद वो चित्रों का प्रयोग करते थे। यानी कि वो अपने आप को बताना चाहते थे कि हाँ, हम इस प्रकार से शिकार करते हैं और अगर आप करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। यानी कि जीवन जीने के लिए एक आधारशिला को अपनाना और अपने आधारशिला को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने गुफाओं में जो दीवारें होती थी उसमें चित्र बनाने का प्रयोग किया। ठीक, इसलिए हमको चित्र की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? पुरापाषाण काल से प्राप्त होती है। अगले देख लेते हैं, उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार की दृश्य बनाए गए थे। हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। फिर पुरापाषाण काल में मानव हड्डियों के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। ठीक, अब उनको ऐसा एहसास होने लगा कि पत्थरों को तोड़ना ज़्यादा मेहनत का काम रहा होगा, हम ऐसा मान सकते हैं। तो जिन जानवरों का वो शिकार करते थे उनकी जो हड्डियां होती थी उसको भी औजार के रूप में वो प्रयोग कर लेते थे। अर्थात पुरापाषाण काल में मानव हड्डियों के औजार को बनाना सीख गए थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे। एक अकेले की बस की बात नहीं थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि अगर शिकार करना है तो उनको झुंड की आवश्यकता होती होगी। क्योंकि उस समय के जो औजार थे वो इतने धारदार नहीं थे, इतने सुडौल नहीं थे, बेडौल थे, जिससे कि एक बार मारने से जानवर की हत्या हो जाए और वो अपना शिकार को संपन्न कर सके। नहीं, इसलिए वो आवश्यकता थी उनकी ग्रुप की। जब वो ग्रुप की आवश्यकता थी तो वो एक झुंड बनाकर रहते थे। इस प्रकार वो मानव की जो सहयोग की भूमिका थी, भावना थी, इस युग का विकास हो चुका था। यानी कि एक जानवर जब शिकार करना होता होगा हमारे ख्याल से, तो वो क्या करते थे, कई लोग इकट्ठा हो जाते थे। इकट्ठा होने के बाद वो शिकार करते थे ताकि किसी को हरास उत्पन्न ना हो और जीवन सही तरीके से चले और जो शिकार वो कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करते। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में मिले कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। ठीक, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में गुफा है जिससे पता चलता है कि मानव गुफाओं में या समूहों में रहते थे। तो हमने अभी आपको पहले ही बताया
कि समूह में रहने का कारण यही रहा होगा क्योंकि वो शिकार करते थे। उस समय के जो औजार थे वो बेडौल थे, धारदार नहीं थे। जैसे आज के समय में बंदूक से गोली मार दीजिए, मर जाए जानवर, जाके उठा लीजिए। शिकार करने का आज का क्षमता बदल गई है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। वो क्या करते होंगे, वो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वो झुंड में रहते होंगे, क्योंकि इतिहास की जानकारी हमको उनके द्वारा छोड़े गए अवशेषों से प्राप्त होती है, न कि हमने जाके देखा है। इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं जीवन को आगे कैसे जिया जा सके। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल के कुछ तत्व, विशेष तत्व हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल के औजार जो थे पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे हो गए थे, यानी कि आकार में छोटे हो गए थे। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे आकार के औजार हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। देखा जाए तो बहुत हैवी किस्म के जो पाषाण काल की सभ्यता है। देखो, सिंपल बात यह है कि पाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके अंदर परिवर्तन देखने को मिला है। और मानव शास्त्री हैं, जिन्होंने ये पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने इतिहास को बांटने का प्रयास किया है। इन्होंने इतिहास को बांटने का प्रयास इस प्रकार किया है कि पहले इनको बड़ी आकृति के औजार प्राप्त हुए, तो उन्होंने कहा कि पूरा पाषाण काल का वो समय होगा जब मानव पूरी तरीके से अनभिज्ञ होगा। उसके बाद उनको कुछ सुडौल और अच्छे किस्म के औजार मिले, आकार में छोटे मिले, तो उन्होंने यह अनुमान लगाया होगा कि अब इसको हम मध्य काल में बांट लेते हैं, यानी कि दूसरे काल में परिवर्तित कर देते हैं। और ये कह सकते हैं कि इस समय का मानव थोड़ा जागरूक हो गया था। ठीक, जलवायु में परिवर्तन हुआ और वह पहले की अपेक्षा गर्म हुई, बर्फ पिघलने लगी। किस समय? मध्य पाषाण काल में जलवायु में परिवर्तन हुआ, थोड़ा गर्म की अवस्था हुई और बर्फ पिघलने लगी, जिससे पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और घास एवं वनस्पति के मैदान विकसित हुए। ठीक, उर्वरा शक्ति जब बढ़ेगी, डेफिनेटली गर्म जलवायु में पहले अगर हम देख लेते हैं सिंपल तरीके से, टुंड्रा प्रदेश में जाके आप कृषि करिए तो क्या वहाँ कृषि संभव होगी? नहीं होगी। इसलिए ऐसी जलवायु जो परिवर्तनशील हो, ठीक, ऐसी जलवायु जो परिवर्तनशील हो, उसके अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और बढ़ने के पश्चात हम अच्छे प्रकार से कृषि, वनस्पति का कार्य कर सकते हैं। ठीक, मानव अपने आप को ही घासों में एकत्र करने लगा। ठीक, अपने आप के, यानी कि जो अच्छी किस्म की घासें थी वो अपने जानवरों को पालते थे, जो अच्छे किस्म की घास होती होंगी। ठीक, इसका प्रयोग मानव अपने भोजन में किया करता होगा तथा वह संग्राहक बन गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जानवर, खाली ये जो मानव था वो शिकार पर निर्भर नहीं करता था, अब वो भोजन के लिए अन्य चीज़ों पर निर्भर करने लगा। कब? मध्य पाषाण काल में। ठीक, मानव ने इस युग में कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक, इस समय सबसे पहले मानव ने कौन से जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मानव ने सर्वप्रथम कौन से जानवर को पालतू बनाया, यानी कि मानव के द्वारा पाला गया सर्वप्रथम कौन सा जानवर है? तो वो कुत्ता है। कुत्ता मानव का सर्वप्रथम पालतू जानवर है। अब बात कर लेते हैं नव पाषाण काल की। ठीक, नव पाषाण काल के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा पाषाण काल, उसके बाद पढ़ा मध्य पाषाण काल। पहले पाषाण काल में पढ़ा तो उसमें औजार जो थे वो बेडौल थे, वो अच्छे प्रकार के नहीं थे, भारी थे। लेकिन नव पाषाण काल में औजार का आकार सीमित हुआ, निश्चित हुआ, सुडौल बनने लगे। ठीक, और जलवायु में परिवर्तन हुआ, घास के मैदान विकसित हुए और जो घास के मैदान विकसित हुए उसी से वो संग्रह बन गए। उस संग्रह के माध्यम से घास का जो संग्रह था उसको भोजन के रूप में प्रयोग करने लगे। यानी कि देखा जाए तो मानव के अंदर सभ्यता का विकास होने लगा। ठीक, और नव पाषाण काल, मानव ने जब भली भांति खेती करना प्रारंभ किया तभी से नव पाषाण काल प्रारंभ होता है। अब मध्य पाषाण काल के अंदर ही जलवायु का परिवर्तन प्रारंभ हो गया था, घास के मैदान कलेक्ट होने लगे थे, उन्होंने संग्रह उत्पन्न कर दिया था। ठीक, खाने के लिए उन्होंने जानवरों पर डिपेंड नहीं होते थे, अब वो क्या करते थे? खेती करना प्रारंभ किया। हम कह सकते हैं कि खेती करना जब से मानव ने प्रारंभ किया तब से हम नव पाषाण काल को ध्यान में रखते हैं। ठीक, यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। ठीक, परिवर्तन जब ही होगा जब मानव अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा और परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। हम और आप आज पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए हमको किसी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर हम उस चीज़ों को अपना लेते हैं और जीवन में उतार लेते हैं तो परिवर्तन कहलाएगा और परिवर्तन ही हमारे लिए सबसे उपयोगी होती है। फिर उसके बाद है मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था क्या? कृषि करना। कृषि करना मानव इतिहास की सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। उसके बाद खेती के कारण मानव जब भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन करना, भोजन संग्रह यानी कि जमीन से,
भोजन उत्पन्न करने लगा तो वह स्थायी भी होने लग गया होगा। ठीक, अगर हम कह सकते हैं कि अगर मानव खेती करने लगा है तो डेफिनेटली वो स्थायी रूप से अपना जीवन व्यतीत करने लगा होगा, एक जगह इकट्ठा हो गया होगा और वहाँ रहने का प्रयास करता होगा। ठीक, इस समय के पत्थर के जो औजार थे वो सुडौल और चमकदार थे। अब जब मानव के अंदर इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है कि वो खेती कर सकता है, खेती करने के लिए औजारों को बना सकता है, तो डेफिनेटली वो अपने औजार को सुंदर और सुडौल तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या पॉइंट है। हत्तेदार कुल्हाड़ी, हसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार था। इन चीज़ों का प्रयोग लकड़ी काटने के लिए, ठीक, फसल काटने के लिए किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, जब उन्होंने इन सब चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में किया तो डेफिनेटली उस समय का जो इतिहास रहा होगा, इतिहासकार रहा होगा, उसने ये देखा होगा कि इसको हम नई स्थिति में बांट सकते हैं, इसलिए इसने इसको नवपाषाण काल में रखा। उन्होंने खेती के साथ पशुपालन भी आरंभ कर दिया। और पशुपालन किस लिए किया जाता था, ठीक, ये भी देख लेते हैं। उन्होंने पशुओं का प्रयोग दूध उत्पादन करने के लिए किया तथा मांस के लिए किया। यानी कि वो पशुपालन कर रहे हैं तो उनकी आवश्यकता भी कुछ रही होगी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति पशुओं से होती है। ठीक, उसके बाद हम अगला देख लेते हैं कि मानव अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों और घास फूस के छप्परों वाले घरों को बनाने लगा और रहने लगा। अब मानव जब खेती करने लगा तो उसको निश्चित जगह की आवश्यकता होने लगी। जब निश्चित जगह की आवश्यकता होती है तो डेफिनेटली वो खाना बनाने के लिए इन चीज़ों का, मैंने घर बनाने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता उनको पड़ी और उन्होंने मिट्टी के घर बनाए और घास फूस बनाए। ठीक, धीरे धीरे यहाँ बस्तियाँ जो थी वो गाँव में बदल गई। अब धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे और एक जगह पर रहना शुरू कर दिए तो वो बस्तियाँ गाँव में बन गई। उसके बाद मानव ने जब मिट्टी का बर्तन बनाना सीख लिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव को जब आवश्यकता हुई खाना बनाने के लिए तो मिट्टी के बर्तनों की भी आवश्यकता हो रही होगी। ठीक, मिट्टी के बर्तनों में उन्होंने क्या किया, चित्रकारी और रंगों का प्रयोग किया ताकि बर्तन अच्छे लग सकें। अब बात कर लेते हैं नवपाषाण काल में मानव ने सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण खोज की, वो क्या थी, पहिए की खोज थी। ठीक, तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। तब से लेकर आज तक मानव गतिशील अवस्था में है क्योंकि पहिए का आविष्कार सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। खेती के कारण लोगों की एक जगह पर रहने लगे और वो सामुदायिक जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि अब वो खेती करने लगे थे तो अपने खेतों को छोड़ के जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने समुदाय, गांव और बस्तियों के रूप में एक स्थान स्थापित कर लिया, वहाँ वो रहने लगे। तत्पश्चात हम बात कर लेते हैं शवों के दफनाने के ढंग में धार्मिक विश्वास की विषय की जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है, चलिए देख लेते हैं। जो शव थे, सॉरी यहाँ समूह लिखा हुआ है, शव होगा। शव के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफना दिए जाते थे। ऐसा लोगों को मानना था कि व्यक्ति मरने के उपरांत, अर्थात हम कह सकते हैं कि समूह के साथ, यानी कि जो शव थे उसके साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि को दफना देते थे। ऐसा माना जाता है कि लोगों को विश्वास था कि मरने के बाद व्यक्ति इनका प्रयोग करता है। तत्पश्चात आ जाती है धातु काल। ठीक, नवपाषाण काल का अंत होते होते पत्थरों के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल होने लगा। धातु में सबसे पहले इन्होंने तांबे का प्रयोग किया। ठीक, इसलिए इसे ताम्रपाषाण कालीन युग कहा जाता है। ठीक, मानव तांबे को पिघलाकर उसके विविध रूप को देना भी सीख गया था। अब धातु है तो धातु को पिघलाएगा, पिघलाने के पश्चात जब वो किसी चीज़ का वर्णन करेगा, यानी बनाएगा, बनाने के पश्चात तभी तो उसको उपयोग करेगा। इसलिए इन्होंने तांबे का प्रयोग किया और इसलिए मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया और इसलिए इसे ताम्रपाषाण कालीन युग के नाम से जाना जाता है। चलिए उसमें एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं। धीरे धीरे मानव तांबे और जस्ते को मिलाकर कांसा का प्रयोग करने लगा। अब हम लोग ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो अधिक बड़ी हो जाने के कारण, ठीक, हम बोर भी हो जाते हैं। ताकि हम ये देखेंगे कि बोर ना हो और अच्छे प्रकार के नोट प्राप्त कर सकें। ज़्यादा लंबी वीडियोस अपलोड नहीं होती हैं, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में पढ़ाने का प्रयास किया है। हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में। धन्यवाद।